अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। गुज़श्ता हफ्ते मस्जिद नबवी में वफाकी काबीना के साथ पेश आए वाक़े के बाद इमरान खान और फवाद चौधरी समेत 150 अफराद के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि साबिक वजीर शेख रशीद के भतीजे रुकन कौमी असम्बली राशिद शफीक को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर इस वाक़े की मनसूबाबंदी करने के इल्ज़ाम उन पर आयद किए जा रहे हैं, जिसके बाद PTI रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और आज ईद की तातील होने के बावजूद अदालत ने इस केस की समाअत की और PTI रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की 6 मई तक प्रोटेक्टिव बेल मंजूर की है। अदालत ने फवाद चौधरी और दीगर PTI अरकान के खिलाफ भी 9 मई तक कोई कार्रवाई या हिरासत न करने की हिदायत जारी की है। कबल अज़ीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान समेत अपने रहनुमाओं पर दर्ज तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत में दरखास्त देते हुए वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के IGs पुलिस को फरीक बनाया था। PTI ने दरखास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा की, जिस पर केस की समाअत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि फवाद चौधरी को हिरासत न किया जाए, आइंदा समाअत तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी न की जाए। वकील ने कहा कि 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि एक वाक़े की 1 से ज़ायद FIRs दर्ज नहीं कराई जा सकती। वाक़या मदीना मुनव्वरा में हुआ और यहाँ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हम चाहते हैं कि तमाम मुकदमात की फहरिस्त अदालत के सामने रखी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस अदालत के दायरा इख्तियार तक पुलिस को हिदायत जारी करते थे। जब तक कोई रुकन असम्बली डी नोटिफाई ना हुआ, स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी रुकन कौमी असम्बली की नशस्त से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, मगर उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई तक कार्रवाई से हमारा ईमान है कि कोई भी मुसलमान रोज़ा रसूल पर एक सोची समझी साजिश के तहत गैर महज़ब सियासी नारों और बद तहजीबी का सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह वतन अजीज में बसने वाला, यहाँ सियासत करने वाला कुछ भी कर सकता है, मगर गद्दारी नहीं कर सकता। हम आपको बताते हैं कि इल्ज़ाम तराशी, बहतान और फतवों का सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उन्होंने अवामी इज्तिमात में उस वक्त की ऑपोजिशन इत्तेहाद पर करार दिया, साथ ही अपने कारकुनान को उनका मुहासबा करने के अहकाम भी सादिर किए। हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए, जमहूरियत के भी गद्दार हैं, आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। इन गद्दारों के खिलाफ ये गद्दार हैं जिन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब गद्दार हैं। आपने हर रोज मुजाहरा करना है, अपनी कौम को बुला रहा हूँ कि आके मुजाहरा करें इन गद्दारों के खिलाफ। और गद्दारी क्या होती है मुझे बताएं, और गद्दारी क्या होती है कि बैरून मुल्क की साजिश में हुकूमत गिराने के लिए आप लोगों को खरीदे। और गद्दारी क्या? आज हम इस गद्दारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आपके हर रोज एहतजाज होने चाहिए, और वो इसलिए होने चाहिए कि सारी कौम एक पैगाम दे। जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, और जो यहाँ उनके गद्दार हैं उनको पैगाम जाए कि ये जिंदा कौम है, ये कभी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स के जज्बात को उभारने के लिए, उनको इंस्टिगेट करने के लिए सिर्फ गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मेंबरान और मुखालिफ सियासी धड़ों के समाजी बायकॉट का, सोशल बायकॉट का हुक्म भी दिया। साथ लग जाएगा, ज़मीर फरोश है, आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। मामला यहां तक भी रहता तो शायद संभाला जाता। नौ मंतखब हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही डूबती मईशत को सहारा देने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। पहली नजर सऊदी अरब पर पड़ी। सऊदी क़यादत के लिए हुकूमती वफ़द ने रख्ते सफर बांधा था तो इमरान खान के रफीक खास शेख रशीद अहमद ने चैलेंज दिया कि उन्हें हरम पाक में भी जायपना मैसर नहीं आएगी, जिसके बाद वही हुआ जिसका तसव्वुर भी महाल था। जबकि सारे अमल में शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक जश्न मनाते रहे। जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है उनका क्या स्टेटमेंट रहा और फिर उनके भतीजे ने क्या कहा, वो भी आपके सामने रखना है। दरवाजे खोले जाएं, और मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए। मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ। जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया, और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब इंसान को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाए वो कितनी मकबूल की सतह पर वो सबसे बेहतरीन जगह ये है। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी छुप छुपा कर अपने होटलों में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मजहब कार्ड, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि 2014 से 2018 तक मुसलसल साजिशी नजरियात को परवान चढ़ाया जाता रहा।
2014 में जब इमरान खान साहब कंटेनर पर थे, जब धरने के अयाम थे, तो उस वक्त क्या स्टेटमेंट्स थे और उसमें किस तरह वर्कर्स को इंस्टिगेट किया जाता था, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखते हैं। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। दिल मेरा कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। मैं सबसे आगे निकलूंगा बाहर रेड जोन की तरफ। कुछ हुआ पहले गोली मुझे लगेगी, 2 दिन के बाद मियां साहब आपका टाइम खत्म हो गया। पुरअमन इनकलाब का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप खूनी इनकलाब का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा पागलपन ना करना के बजाय 1 हफ्ते में जाने के कल ही तुम चले जाओ। ये इश्तियाल अंगेज तकारीर सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ही नहीं करते रहे, बल्कि शेख रशीद ने सियासी क़यादत को अवामी इज्तिमात में धमकियां दी, जलाने, गिराने और घेराव करने के मशवरे भी दिए। और नवाज शरीफ के महल को आग लगा दे। अगर तू गिरफ्तार होता, इस मुल्क में खाना जंगी हो जाती। तुझे अपनी ताकत कमी है, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए गए इक़दामात का खमियाजा आज तक कौम भुगत रही है। मुखालिफिन पर तौहीन मजहब के अलावा गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए। कराची से चित्राल तक दरखास्तें दर्ज हुई, FIRs कटी, किरदार कुशी हुई और ऐसे ही स्टेज से कुफ्र के फतवे जारी किए गए। खत्म नबूवत को निकाल दिया आपने इलेक्शन की तरमीम से। कहाँ हैं अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, कहाँ हैं अहरारों के मानने वाले? और आज जनाब स्पीकर, ये अपनी अक्सरियत पे जमहूरियत की कब्र खोद लें। आज जमहूरियत के ताबूत में कील ठोकी जा रही है। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे। उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। 11 मार्च तक इंशाअल्लाह ताला ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये बदमाश, ये गैर मुल्की एजेंट, ये नामूस रसालत के दुश्मन इनकी सियासत को नेस्तो नबूद कर देंगे। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मुकदमात के रुझान में हालिया अरसे में इजाफा देखा जा रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से अब तक 1415 अफराद पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगे या उन पर मुकदमात कायम किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 से 2021 के दौरान तौहीन मजहब के इल्जामात के रुझान में इजाफा हुआ है और इस अरसे के दौरान 1000 शहरियों के खिलाफ इल्जामात आयद किए गए। रिपोर्ट में 1947 से 2021 तक तौहीन मजहब के मुकदमात का अहाता किया गया है, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर तौहीन मजहब के 1415 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 107 खवातीन जबकि 1000 मर्दों पर इल्जाम लगाया गया। थिंक टैंक ने यह आदादोशुमार अक्शाए शुदा खबरों की बुनियाद पर मुरतब किए हैं और रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि तौहीन मजहब के इल्जामात के वाक़यात की असल तादाद उन आदादोशुमार से ज्यादा हो सकती है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक हैरानकुन तौर पर तौहीन मजहब और तौहीन रसालत के इन मुकदमात से 70% शिया मुसलमानों के खिलाफ, 5% सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ, 3% मसीहियों के खिलाफ, 1% हिंदुओं के खिलाफ, जबकि 0.5% ऐसे अफराद के खिलाफ दर्ज हुए हैं जिनकी मजहबी शनाख्त मालूम नहीं हो सकी। अवाम में ये रुझान सियासी क़यादत, उलमाए और इसी तरह से जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनकी जानिब से दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नून लीग के खिलाफ मजहब कार्ड के इस्तेमाल के बायस एहसन इकबाल गोलियों का निशाना बने, नवाज शरीफ पर जूते फेंके गए, जबकि ख्वाजा आसिफ पर स्याही भी फेंकी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ऐसे इकदामात की तारीफें की जाती रही हैं, जबकि आज तहरीक इंसाफ खुद वजाहतें जारी कर रही है। इसी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने भी इशारा किया है और उन्होंने सियासी मुखालिफत के बावजूद PTI रहनुमाओं पर तौहीन मजहब के मुकदमात को तशवीशनाक करार दिया है। फरतुल्लाह बाबर ने अपने बयान में कहा कि PTI रहनुमाओं पर तौहीन मजहब के मुकदमात की मजम्मत करता हूँ। माजी में हमेशा मजहब के बतौर हथियार इस्तेमाल की भी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अब भी इसकी मजम्मत करता हूँ और मुस्तकबिल में भी करूंगा। तौहीन मजहब कानून के गलत इस्तेमाल को रोकना होगा। उनका मजीद कहना था कि तौहीन मजहब कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए, तौहीन मजहब के मामले पर अकल से काम लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के खिलाफ FIRs का इंदराज यकीनन काबिल मजम्मत है, मगर ऑपोजिशन में PTI के कांधों से कांधा मिलाकर चलने वाले और माजी में दूसरों पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने वाली रहमत के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहा है। सारी कौम के सामने कहता हूं मैं डरने वाला नहीं हूं। जेल मेरा ससुराल है,
हथकड़ी मेरा जेवर है और मैं जब खड़ा हो जाता हूँ ना तो खड़ा हो जाता हूँ। मैं अल्लाह के फजलो करम से अपनी मेरी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग, मैंने हमेशा कलम दुआत से इलेक्शन लड़ा है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मेरा एक भतीजा नहीं, दूसरा भी ले जाओ, तीसरा भी ले जाओ। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं, और मैं अदलिया से कहना चाहता हूँ, अदलिया इंसाफ करे। बंदियाल साहब के फतेह मोहम्मद खान बंदियाल के वालिद मेरे वालिदों की जगह थे, कमिश्नर रावलपिंडी थे। सारा बोझ अदलिया पे आने लगा है। सारा बोझ अदलिया पे इसलिए आने लगा है कि ये झूठे मुकदमे जो हैं ये बनाए जा रहे हैं, और अगर इस तरह के मुकदमे झूठे आपने बनाए, इनकी आप FIR पढ़ें, एक ही ऐसी हैं क्योंकि लिखी सनाउल्लाह ने है, वजीर दाखिला ने लिखी हैं और सामने बिठा के लिखवाई हैं। उसको तकलीफ क्या है शेख रशीद से? उसको यही तकलीफ है, एक ही तकलीफ है कि शेख रशीद इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। अब इक़्तिदार पर माजी में इन्हीं इल्ज़ामात के मुतासरीन बैठे हैं। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया जा रहा है। अब PTI रहनुमाओं को धमकियां दी जा रही हैं। अब भी फतवे और इल्ज़ामात की सियासत की जा रही है। अब इस वक्त कौन लोग क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। जहां जाओगे मैं आज ऐलान करता हूं, तुम्हें गंदे अंडे भी पड़ेंगे, गंदे टमाटर भी पड़ेंगे और जूते भी पड़ेंगे। अब जूते भी पड़ेंगे तुम्हारे। और मैंने ऐलान किया है कि जो तुम्हारी विग उतार के लाएगा उसको 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा ईद के मौके के ऊपर। एक गलतफहमी ये कही जा रही है कि जी वाकया वहाँ पे हुआ, यहाँ पे कैसे मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ ठीक है, अगर लीगली वो नहीं बनता तो नहीं बनता। जो भी मुतल्लका इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट करें। किसी के खिलाफ अगर बनता है तो कानून अपना रास्ता लेगा, कोई माफ़ी नहीं है। आज तक चांद रात पे ऊपर किसी ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी या राना सनाउल्लाह खान साहब जो कह रहे हैं, अगर उस वक्त शेख रशीद और इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दिए हुए स्टेटमेंट्स काबिल मजम्मत हैं, तो आज हनीफ अब्बासी साहब का ये कहना कि 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा अगर आप ये काम करके आए, तो जो काम करने को वो कह रहे हैं ऑब्वियसली ये भी कंडेमनेबल है, ये भी काबिल मजम्मत है। इसकी भी तारीफ नहीं की जानी चाहिए जो आज हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं। आप जिस वक्त ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त हुकूमत को ये कहते थे पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है, ये विच हंटिंग कर रही है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो आज जो आप कह रहे हैं, क्या ये आपके वर्कर्स को मुश्तिल नहीं करेगा? जब आप 50,000 रुपये इनाम रखेंगे तो खुदा न खास्ता कल जब ईदगाहों में ईद के इज्तिमात होंगे तो उस वक्त लोगों की तरफ से इस तरह की कोशिश नहीं की जाएगी? क्या आपके वर्कर्स आपको क़यादत को खुश करने के लिए आपके पैरोकार ये सब चीज़ें नहीं कर सकते? तो अगर वो कंडेमनेबल है, वो काबिल मजम्मत है, तो ये भी काबिल तारीफ़ नहीं है, काबिल तहसीन नहीं है। अब पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मगर इंसानी हुकूक की गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP ने इन मुकदमात को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किए हुए और HRCP की जानिब से कहा गया है कि किसी भी हुकूमत या जमात को अपने मुखालिफिन को जेर करने के लिए तौहीन मजहब के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए। अब ये किस कदर खौफनाक खतरनाक बात है, और अगर सोसाइटी में इस तरह से पनपेगी फले फूलेगी तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुचा साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुचा साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये तौहीन मजहब के तहत मुकदमात, इन इल्ज़ामात के तहत जो मुकदमात का इंदराज हो रहा है, क्या ये मखलूत हुकूमत भी साबिका हुकूमत की रवश पर चलने के लिए? सना बुचा साहब आज तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आप मुझे सुन पा रही हैं सना बुचा साहबा? इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दरियासनाम, ये जो तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के तहत मुकदमात का इंदराज हुआ है और उसके ऊपर जो दोनों तरफ की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है वो सब हमने आपके सामने रखा, लेकिन साथ ही साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से इमरान खान की अहलिया और बुशरा बीबी की दोस्त फरा घोगी के खिलाफ जो मुकदमात का इंदराज है उस पर भी बातचीत हो रही है। और उस हवाले से नैब ने अपने दायरा कार को वाजे कर दिया है कि नैब की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ये कहा जाता है जिनकी बहन पर सिलाई मशीनों के इल्ज़ामात लगे, चुप रहे, इमरान खान को हर कड़े वक्त में छांव फराम करने वाले अलीम खान को नैब ने पकड़ा तो उस वक्त जो है वो आवाज़ नहीं उठी। जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIA के केसेस बने तो आवाज़ नहीं उठी, लेकिन अब फराह खान के खिलाफ केसेस पर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ लबकुशाई की है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सना बुचा साहबा से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुचा साहबा, आई होप कि मेरी आवाज़ अब आप तक पहुँच रही है।
आप खैरियत से हैं? जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं क्विकली आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो तौहीन मजहब के इल्जाम के तहत मुकदमात का इंदराज हो रहा है, इज इट जस्टिफाइड, और अगर नहीं है तो क्या ये मखलूत हुकूमत भी साबिका हुकूमत की रविश पर चलने के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत उनकी रविश पर चलना पसंद करेगी और ना ही चलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, इट्स टू क्विक टू से कि क्या वो उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी है या नहीं। मेरा ख्याल है कि 395A और 395C में बहुत फ़र्क है, और वाज़े तौर पर जो इस पे लॉ का इतलाक़ होता है इस FIR पे, वो ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये रिवायत तो इमरान खान साहब ने रख ही दी है कि यहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, कानून की अमलदारी हो, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई FIR भी दर्ज हो जाए तो खान साहब को तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो खान साहब को जो जिस चीज़ का फ़र्क पड़ना चाहिए था, जिस पर उनको शदीद मजम्मत करनी चाहिए थी, ना कि ये कहना कि उनके अपने अमाल उनके आगे आ गए हैं, जो मदीना मुनव्वरा में हुआ। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि खान साहब ने अब तक उसके ऊपर कोई खुली कॉन्डमनेशन नहीं दी है। तो FIR से बालातर मेरा ये ख्याल है कि जो होना चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है। जो मदीना में पकड़े गए हैं लोग जिन्होंने ये सब किया था, वहाँ पर बातें कम होती हैं, FIR कम दर्ज होती हैं और एक्शन ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में ज़रा हवा थोड़ी इस तरह चलती है कि पहले FIR दर्ज करा लो, फिर मतलब कोई आपको बैकलैश में कासिम सूरी पर अटैक कर दो, इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन देखिए ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन होने जा रही है, क्योंकि खान साहब को ये किसने हक़ दिया है कि वो हक़ और बातिल का फ़ैसला करेंगे। ये ना उनको रियासत ये हक़ देती है, ना उनको दीन ये हक़ देता है, और ना उनको पाकिस्तान का आइन ये हक़ देता है। तो ये किस हक़ से खान साहब गलत और सही की तशरीह करके आवाम को बता रहे हैं, और वो आवाम कौन है जो उनकी तशरीह पर चल निकली है। इस मुल्क में इस्लाम मज़हब का कार्ड जो है बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस तरह से खान साहब कर रहे हैं, मतलब आज आपका ईमान जो है वो इस पर डिपेंडेंट है कि आप किस सियासी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको हक़ और बातिल की तमीज़ है। और अगर आप नहीं हैं तो जाहिर है कि फिर आप ना ईमान है आपके पास, ना आप सच्चे मुसलमान हैं। तो ये सच और झूठ और कानून को अपने पैरों तले रोंदना जो खान साहब ने शुरू कर दिया है, खान साहब को याद रखना चाहिए कि वही जो पैरों के नीचे आप रोंद रहे हैं वो भी आपके गले तक पहुंच सकता है। और पैर तले कानून को रोंदा नहीं जाता, कानून की हुक्मरानी और कानून का पास रखा जाता है, क्योंकि इवेंचुअली कानून ही आपको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जिसकी हम सबको तलाश भी है और हम सबको एक्सपेक्टेशन भी है। तो खान साहब को भी वही कानून बचाएगा। खान साहब को ये अवाम और ये इस्लाम और ये ईमान और ये सब डिफ्रेंशिएशन नहीं बचाएगी। जी, गुज़श्ता रोज़ खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि जो लोगों ने किया वो उनके किए के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और फिर अदालत से रुजू तो बिलाखिर जो आप कह रही हैं तहरीक इंसाफ ने किया। फवाद चौधरी साहब एक पिटीशन लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुना और प्रोटेक्टिव बेल भी उनको मिल गई है। यानी बिलाखिर आपको अगर रिलीफ मिल रहा है तो वो भी अदालतों से मिल रहा है, अदालतों के खिलाफ जो हर्जा सराई हो रही है वो भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स पब्लिकली दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर दिए जा रहे हैं, जैसे आज हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जो ये करेगा शेख रशीद अहमद के साथ उसको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, ये शेख साहब जलाओ गिराओ मारो मरो की पॉलिसी, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे या सोशल बायकॉट की बात की जाएगी, तो दोनों तरफ ये जो कुछ हो रहा है, अब क्या ये कोई बेहतर इकदाम है? क्या सियासत के अंदर जो है वो बिल्कुल स्पेस खत्म होती जा रही है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इस अवाम में वैसे भी इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, क्योंकि बहुत कम एवेन्यूज़ हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़ाहिर करने के लिए। तो फिर हम खुदाई फौजदार बनने का हमें बड़ा शौक़ है। इस मुल्क में आपने देखा है कि सियालकोट वाला वाक़या हो जाए, मुनीब और मुगीस को किस तरह डंडों से आपने मारा। हमारे यहाँ ये माशरा जो है ये बहुत ही इंटॉलरेंट है। जिसको ये बार बार कहा जाए कि ये गलत है तो वो गलत मान लेता है, जिसको कहा जाए ये ठीक है वो सही कर लेता है। इसलिए इस मुल्क में ऐसी चीज़ का इंतशार पैदा करना, देखें ना, खान साहब को ये डिसाइड करना है कि वो कौन है। क्या वो इस्लाह करने आए हैं
या वो इंतशार फैलाने आए हैं। अगर वो इस्लाह करने आए हैं तो भी उनके पास क्या हुकूक हैं, क्या तालीमात हैं और वो किस रविश पर चलना चाहते हैं और मुल्क को किस रविश पर लेके जाना चाहते हैं। देखिए, हमारी इंटॉलरेंट सोसाइटी में खुदाई फौजदारी का निज़ाम नहीं आ सकता और ना ही इसको हमें इजाज़त देनी चाहिए। बार बार कहेंगे कि कानून आपको इंसाफ नहीं देता, आईन आपको प्रोटेक्शन नहीं देती, फिर आपको और आप कहेंगे आप फैसला करें, आप मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवान पाकिस्तानियों, आप निकल के सड़कों पर आ जाएं, ये आप फैसला करें, आपके साथ ज्यादती हो रही है। आप होते कौन है ये तय करने वाले है कि ज्यादती हो रही है? ज्यादती तो आपके साथ हुई है, ज्यादती तो आपने इस कौम के साथ की है, आपको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। आपके साथ जिसने ज्यादती की है, हिम्मत करें खान साहब, अगर आप करप्शन ही करने निकले तो पहले उनका तो नाम ले लें जो यहाँ पे इस मुल्क में सबसे ज्यादा करप्ट हैं, पहले उनका नाम लें फिर आए। पॉलिटिशियंस की तो करप्शन की बड़ी दास्तान है। आप 4.25 साल हुकूमत में रहे, आप एक कोई केस आप मुझे बता दें जो प्रूव कर दिया हो। और हनीफ अब्बासी साहब, ये तमाम लोग, देखिए आप ये सोचिए कि मरियम औरंगजेब साहिबा मदीने में मतलब वहां पर जा रही हैं, उनके क्या तासुरात होंगे, क्या जज्बात होंगे? आप उनके ऊपर गालम गलोच करेंगे, ऐसी जगह पर आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन होगा। और उनका तो बहुत सब्र है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर है मतलब उनके जो वर्कर्स हैं या उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं, वो भी गंडापुर की बातें सुनते हैं, वो भी आपके लोगों की लूज कमेंट सुनते हैं, वो भी एक लूज कमेंट दे देंगे। लेकिन ये लूज कमेंट्स का जो मामला है ये खत्म कहाँ होगा? कोई भी आके उठ के कह देगा ये वाजिबुल कत्ल है तो हम वाजिबुल कत्ल कर देंगे। यही मसला है कि जब हम किसी आलिम दीन को प्राइम टाइम शो दे देते हैं और वो फतवे लगाता है कि ये अच्छा मुसलमान है, इसमें आपको जन्नत मिलेगी, इसमें आपको बहिश्त के बाग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, ये गलत तशरीह है हमारी। Two wrongs can never make right। अगर वो कह रहे थे तो वो कंडेमनेबल है, अगर यहां से ये आवाज उठेगी तो ये भी काबिल मजम्मत है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खान साहब ने अपने कारकुनान को निकलने की कॉल दे रखी है कि चांद रात को आप निकलेंगे पार्टी परचम हाथ में उठाकर, फिर ये कह रहे हैं कि मई के आखिरी हफ्ते में हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो फिर क्या देखा जाए जब ये लोग सड़कों पर होंगे, अब ये कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे होंगे, तो अफरा तफरी देखने को मिलेगी, कोई इंतशार मजीद ये शिद्दत के साथ बढ़ेगा? देखिए, इस मुल्क में इंतशार कंट्रोल करने के लिए एक इदारा है, वो आपकी सरहदों की हिफाजत भी करना जानता है और वो आपके मुल्क के हालात को भी देखना और समझना और जांचना जानता है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत पेशेंस और टॉलरेंस का मामला हुआ है अब तक। अब मामला जो है वो टेस्ट ऑफ नर्व्स का है। क्या इमरान खान साहब अपने नर्व्स पहले लूज़ करते हैं या हमारे इदारे में जो बैठे हुए लोग हैं वो? क्योंकि देखिए अब जो है वो आखिरी कुछ महीने रह गए हैं चीफ के भी, वो भी चाहते हैं आराम से गुजर जाएं। इमरान खान साहब को स्पेस दे दी गई है, आप चलें बोल लें, आपका दिल हल्का हो जाए हो जाए हो जाए। खान साहब अगर बाज नहीं आएंगे तो यही भी याद रखिए कि नेक्स्ट चीफ जो हैं जो भी होंगे उनकी शायद टॉलरेंस लेवल ये ना हो। और दूसरा, अगर आप किसी भी इदारे के ऊपर इस हद तक ट्रेंड चलाएंगे, इस हद तक आप कदगन लगाएंगे, इस हद तक आप क्रिटिसाइज करेंगे और मुल्क की बका का मसला बना देंगे, रियासत को खतरे में डाल देंगे, हमारे मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को आप गलत रविश पर चलाएंगे, तो फिर आपके खिलाफ क्रैकडाउन भी होगा और फिर आइन हो या कानून हो आपको बचा नहीं सकेगा। इसलिए अक्ल के नाखून कर लें खान साहब, अफरा तफरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस जितना तमाशा हो चुका, मेरा ख्याल है अब इसका एंड ऑफ द एंड चल रहा है और पर्दा गिरेगा इस पे, और गिरना चाहिए भी। तो आपको लगता है कि सड़कों पर निकलने से पहले या तहरीक के जोर पकड़ने से पहले FIRs के इंदराज के साथ या मुकदमात कायम करके इस तहरीक को डिफ्यूज किया जा सकता है, या ये जो बयानिया खान साहब बना रहे हैं इसको कमजोर किया जा सकता है? देखिए, खान साहब का बयानिया वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत दिन तक नहीं चल सकता, और मेरा ख्याल है कि रमज़ान में हो गया जितना होना था आपने कर दिया। आप क्योंकि लोग वैसे भी ईमान उनका ताज़ा होता है, आपने उनके ईमान को छेड़ा, वो ईमान के छेड़ने पर आपके साथ शायद कुछ लोग आके खड़े भी हो गए। लेकिन अब जो मामला है वो डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त मईशत की बैकबोन को मजबूत करना है, बजट आना है, बजट के ऊपर जाहिर है कि कुछ मुश्किल फैसले किए जाएंगे। उसके बाद जाहिर है कि इमरान खान साहब कैपिटलाइज करेंगे, जाहिर है कि वो डी चौक पर बैठ के ये कहेंगे देखो मैं तो दूध की नहरें खोदने वाला था, मेरे पास तो महंगाई नहीं थी, ये आए हैं और इन्होंने महंगाई कर दी और ये इंपॉर्टेंट हुकूमत है और ये नामंजूर है। इस तरह के जलसे जुलूस थोड़े बहुत तो आपको नजर आएंगे। लेकिन जो ये एक मार्क्ड अपील कर रहे हैं अवाम को, पाकिस्तानियों को, अब वो कहेंगे चांद रात पे लोग निकल आए, तो चांद रात पे तो लोग वैसे ही निकलते हैं। किसी की दो के हाथ में आप झंडा दे देंगे तो वो आप कह देंगे ये तो हमारे लिए निकले। तो इसलिए कंफ्यूज ना करें खान साहब। मेरा ख्याल है कि अवाम उनके साथ नहीं है, पाकिस्तानियों की ये जंग नहीं है, ये खान साहब की जंग है और जिसके खिलाफ है खान साहब खुद लड़ें ये जंग और
उनका साथ देने के तैयार हैं शेख रशीद अहमद साहब, तो मेरा ख्याल है वो जंग का जो फैसला है वो शेख रशीद साहब लड़ लें और इमरान खान साहब लड़ लें, हमें मत घसीटें, अवाम को मत घसीटें, क्योंकि अवाम का मसला नहीं है। लास्टली सरा मुझे साहब, जब इमरान खान साहब कहते हैं, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ईद के बाद कोई किरदार कुशी की जाएगी, ये कोई डिफेम किया जाएगा, तो इस हवाले से क्या प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं कि ईद के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है वही जो हक और बातिल का फैसला इमरान खान साहब ने करना था, वही मेरा ख्याल है कोई तकदीर भी करेगी, कोई इनके अपने अमाल भी करेंगे, वही बातें जो खान साहब कभी किया करते थे मेरा ख्याल है सब उन पर लागू हो जाएंगे। आपके अपने किए का आपको मिलेगा, आप वही काटेंगे, जो आपने बोया है आप वही काटेंगे। अब इंतकामी सियासत का नाम दे दीजिए, आप इसको पहले से डिफेम करना कह दीजिए। एक पूरी मीडिया की मुहिम चलाई गई खान साहब ने बड़ी तरीके से कि ये लगे कि मुझे तो डिफेम करने की साजिश हो रही है, मुझे हटाने की साजिश हो रही है। आपको पता था आप हटेंगे भी, आपको पता था आपके केसेस भी खुलेंगे, आपको पता था आपके पंजाब में क्या हो रहा है, आपको पता था फरा साहिबा क्या कर रही हैं। आपको उम्मीद ये नहीं थी कि 10 साल से पहले आपके नीचे से कालीन खिसकेगा, हुआ ये कि हो गया ये। और अब आप क्या कीजिए, अब आप सिर्फ इस चीज़ के पीछे सहारा लेंगे कि इसने साजिश कर दी, उसने इंतकामी कार्रवाई कर दी। लेकिन बिल्कुल हम समझते हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन है, क्योंकि बार बार कहते हैं कानून अपना रास्ता खुद लेगा, लेकिन कानून को रास्ता लेने के लिए आपको कोई FIR दर्ज करनी पड़ेगी, कोई रेफरेंस दायर करनी पड़ेगी। तोशा खाना के हवाले से हम इतनी चीज़ें सुन रहे हैं, अब तक कोई केस क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं आपने उसको फाइल किया? अब तक काबीना वजूद में आ गई है, ये केसेस फाइल होंगे, जो जो इसकी सज़ा का मुस्तहिक है वो जाएगा और वो कानूनी कार्रवाई होगी। LNG स्कैंडल मौजूद है, उसके ऊपर चाराजोई होनी चाहिए। पंजाब में जो मामला हैं उस पर चाराजोई होनी चाहिए। इसलिए तो पंजाब का मामला हल नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब से सबसे ज़्यादा पकड़ उनकी होगी। और फरा बीबी को आके उन्होंने जो डिफेंड किया है, आई थिंक इट्स टू लेट इन द डे टू सेव फरा एंड टू सेव इमरान खान साहब हिमसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया सरा बुच्चा साहब। इसी ने 1% तजियाकार सरा बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की जानिब से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज होते ही खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मैदान में आ गए। वही चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनकी बहन पर सिलाई मशीनों के इल्जामात लगे वो चुप रहे। इमरान खान को हर कड़े वक्त में छाव फराम करने वाले अलीम खान को नैब ने पकड़ा तो कप्तान ने अपने देरीना रफीक से दामन छुड़ा लिया। फरा खान के दिफा में वो कप्तान सामने आए जिन्होंने अपने उसूलों पर कोई समझौता ना करते हुए अपने साथी जहांगीर तरीन की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। कप्तान के देरीना साथियों के हवाले से जब कभी एक आध सवाल किसी इंटरव्यू में हुआ, उसका दो टोक जवाब दे दिया और वो बहुत अच्छा आदमी है लेकिन अपने किए का खुद जिम्मेदार है और जवाब भी खुद ही देगा, ये कहकर टाल दिया गया। ताहम यहाँ यानी फरा खान हाँ मामला मुख्तलिफ रहा है। फरा खान पर इस्लामाबाद के देही इलाके मोड़ा नूर में 205 केनाल, जेहलम में अलकादिर यूनिवर्सिटी की 458 केनाल ज़मीन, रावलपिंडी रिंग रोड पर 200 केनाल ज़मीन हथियाने के इल्जामात हैं। फरा खान के बैंक अकाउंट्स में गुज़श्ता 3 बरस के दौरान 80 करोड़ रुपए से जायद की रकम नामालूम ज़राए से मुंतकिल हुई, जो फौरी तौर पर निकलवा ली गई। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान फरा खान के असासों में तेज़ी से इजाफा हुआ। इसी दौरान वो कई बार अमेरिका और बरतानिया का सफ़र भी करती रही, लेकिन की नज़र में फरा खान बेकसूर है। कप्तान ने सारे मामले पर जो लबकुशाई की है उसमें वो क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फरा खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है और ये क्यों की जा रही है? उसका कसूर क्या है? फरा का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़े कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फरा खान। ये करेक्शन है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में नैब बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल था, नैब जो है वो फ्री एंड फेयर काम कर रहा था, लेकिन अभी नैब किसी के कहने पर, वो कह रहे हैं कि जब हम केस बनाने का कहते थे तो कहा जाता था कि नैब जो है आज़ाद इदारा है, नैब अपना रास्ता लेगी, लेकिन अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सरासर सियासी इंतकाम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब अपने इस स्टेटमेंट में कर रहे हैं वो ये कि रियल एस्टेट के कारोबार से फरा खान का ताल्लुक था और वो कहते हैं कि रियल एस्टेट में जिन लोगों ने काम किया गुज़श्ता 3 साल में तो उनका बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया है। तो फिर खान साहब को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि रियल एस्टेट उनकी नाक के नीचे, उसमें ऐसा क्या था कि वो रातों रात बिलियनर्स हो गए, मिलियनर्स बिलियनर्स हो गए।
तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी कि जिस वक्त अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा था और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा था, महंगाई के हाथों लोग परेशान थे, फाका कश थे। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि एक सेक्टर ऐसा था कि जिसके ऊपर कोई ख़ास करामात थी। कप्तान की नज़र में फराह खान ने प्रॉपर्टी के कारोबार से कमाया, लेकिन सवाल यही है कि प्रॉपर्टी के कारोबार में ऐसा कौन सा मुनाफा था कि एहसासों में नाकाबिल यकीन फैसला हुआ जो है बढ़ोतरी हुई है। इमरान खान फराह खान की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? इमरान की नज़र में फराह के पास कोई पार्टी पोजीशन नहीं थी, वो सियासत से भी दूर थी। सवाल यह कि फराह खान को किस बुनियाद पर डॉक्टर जरका पर फोकियत देकर सेनेट का टिकट दिलवाया गया और अवामी दबाव पर टिकट वापस लेना पड़ा। माजी में इमरान खान ने फराह के सवाल पर खामोशी क्यों इख्तियार की? पीटीआई के तर्जुमान चंद दिन कबल तक इस तमाम तर मामले पर वो कोई जुम्बिश लब नहीं हो रही थी, इस पर लब कुछ गुरेज़ा थे। जब सवाल होता था तो उस वक्त बशमूल खान साहब और उनके तर्जुमान क्या रवैया इख्तियार किए हुए थे, जरा वो आपके सामने रखते हैं। सख्त सवाल सुनने में आप नहीं लेते, सख्त सवाल एक सवाल का दे दें सर। एक सर अगर एक सवाल का कर दें जवाब, सर आप पे इल्जाम है एक, उसका जवाब अगर दे दें। फराह खान से क्या ताल्लुक था सर आपका? सर सहाफियों के खिलाफ जो कैंपेन चलाते रहे, हवाले से जो सवाल हुआ कल मरी में भी जिक्र किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि वहाँ पे बाकायदा सवाल किया गया और खान साहब भाग गए। तो आपको नहीं लगता इस पे जवाब किससे सवाल किया? क्या सवाल है? पूछा गया था ये कौन है? हमें क्या पता? अगर जिनका देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है वो केस करें, केस क्यों नहीं कर रही? अब कल तक खान साहब और उनके तर्जुमान इस सारे मामले से खुद को डिटैच कर रहे थे, डिस्टेंस किए हुए थे। अब खान साहब ने स्टेटमेंट दे के इस मामले को ओन कर लिया है और इसके पीछे आकर खड़े हो गए हैं, इसका दिफा कर रहे हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और एक इम्पॉर्टेंट इशू तोशा खाना का है और तोशा खान से चीज़ें तोशा खाने से कैसे गायब हुई और फिर वो कैसे फ़रोख्त हुई मार्केट के अंदर, जो है उससे कितना मुनाफा कमाया गया। इस वक्त की हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर बात कर रही है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये एक ख़ास हिस्सा होता है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब जाते जाते अपनी ही हुकूमत के दिनों में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बड़े मोतरफ नज़र आए, बड़ी अप्रिशिएट है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। ऐसे में नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट सामने आया है जो सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखता है कि वहाँ पर जब भारतीय वज़ीर आज़म को तोहफे तहफ़ दिए जाते रहे तो उन्होंने क्या रविश अपनाई, क्या रवैया इख्तियार किया गया, मेरा ख्याल जिससे सीखने की ज़रूरत है। तो वो दिखाइए प्रोड्यूसर कि मोदी जी क्या कहते हैं तोशा खाने से, वो क्या करते हैं। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं। ये बढ़िया सी मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है तोशा खाना बोलते हैं उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था, उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था। सीखने की जरूरत है इस सारे मामले से भी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप सबको पेशगी ईद मुबारक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद के बाद। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।